नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये काफी। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। सॉरी 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 अच्छा हटा दूं। फर्स्ट ऑप्शन। हाँ फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्यों फर्स्ट ऑप्शन? वो टर्मिनल वेलोसिटी पर आ जाएगा ना, तो फिर वेलोसिटी स्टेबल एक ही हो जाएगी बाद में। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। यही इसका सीधा सीधा आंसर है कि यहाँ पे बोला गया है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट किसी साइज का है, फॉल्स थ्रू अ लॉन्ग कॉलम ऑफ ग्लिसरीन, किसी लिक्विड में वो गिर रहा है अंदर की तरफ। द वेरिएशन ऑफ इट्स वेलोसिटी v विद डिस्टेंस कवर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब जब एक लॉन्ग कॉलम में वो गिर रहा है इसके अंदर, लेट्स से यहाँ पे पूरा लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड के अंदर वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस होंगे? mg इस पे नीचे की तरफ लगा रहा होगा और विस्कस फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा। किसी भी लिक्विड के अंदर जाएगा विस्कस फोर्स लगेगा। अब mg हमेशा नीचे की तरफ है, विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी विस्कस फोर्स बढ़ेगा। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि जैसे जैसे ये नीचे की तरफ चल रहा है, शुरू में जब इसकी वेलोसिटी कम है तो mg डोमिनेट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विस्कस फोर्स बढ़ रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन जो इसका है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि mg तो कांस्टेंट है। ये फोर्स लगातार इंक्रीज होगा तो नीचे की तरफ लगने वाला नेट एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, जब ये एफ और mg बराबर हो जाएंगे। पर एक्सेलरेशन जीरो होते ही अब वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट, अब इस पे कोई चेंजेस नहीं होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होते ही इस फोर्स में भी अब कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये जितना हो गया हो गया, तो ये दोनों बराबर चलते रहेंगे। ये बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरता रहेगा, क्योंकि अब इस पे नेट एक्सेलरेशन जीरो है, ये दोनों फोर्सेस बराबर हो चुके हैं। तो ये अपने को केस यहाँ पे देखना है कि किस सिचुएशन में बन रहा है। ऐसा एक ही ऑप्शन है, दिस वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम डिस्टेंस कवर्ड, तो शुड बिकम कांस्टेंट, यहाँ पे भी हो रही है कांस्टेंट इस तरीके से। सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, और यही जो आपका एक्सप्लेनेशन है ये उसी का एक्सप्लेनेशन है कि रेन ड्रॉप्स जो गिरती हैं वो रेन ड्रॉप्स इतनी ऊपर से गिर रही हैं, अगर आप सीधा √2gh के हिसाब से करो, मोशन इन 1D के हिसाब से, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो √2gh से नीचे गिरनी चाहिए। इतनी हाइट से जब वो गिरती हैं तो बंदूक की गोली की तरह लगनी चाहिए वो, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एयर में जो रेजिस्टेंस उसको फील होता है बिकॉज ऑफ द एयर या बिकॉज ऑफ द फ्लूइड, वो सिमिलर तरीके से उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देता है कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, और उसके बाद फिर उसी वेलोसिटी से नीचे गिरती है। चलिए नेक्स्ट बताइए। दो मर्क्यूरी ड्रॉप्स हैं, दोनों की रेडियस r है, मर्ज कर दी है टू फॉर्म बिगर ड्रॉप। द सरफेस एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप, आसान क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला तुमने फोर्स पर यूनिट लेंथ दिया था, एक फॉर्मूला एनर्जी से रिलेट करके दिया था, अगर याद है तो आराम से कर लोगे। तनाया क्या फॉर्मूला था, याद है तुम्हें सरफेस एनर्जी का? यस नो? सर ए ऑप्शन। क्या बोला, फर्स्ट ऑप्शन? हाँ नहीं, ऑप्शन फर्स्ट गलत है।
सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला था, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन इनटू सरफेस, सरफेस एरिया। हाँ, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, दिस वाज द फॉर्मूला। तो इसको यूज करके आपको बताना है सरफेस एनर्जी हो तो बिगर ड्रॉप। तो बिगर ड्रॉप का अगर मुझे सरफेस एरिया मिल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², एक ड्रॉप के लिए, एक स्फीयर के लिए। तो ये रेडियस मुझे बेसिकली चाहिए, मैं इसको R1 बोल देता हूँ। ये रेडियस R1 मुझे चाहिए। अगर ये R1 किसी तरीके से मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। और R1 कहाँ से मिलेगी? तो दो ड्रॉप्स को मर्ज किया है, मर्ज करते हैं तो दोनों का वॉल्यूम मिला के एक बड़ा वॉल्यूम बन गया, तो वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 2 टाइम्स 4/3πr³। ऐसी दो ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाई ऑफ रेडियस R1। तो ये मिल गया, 4/3π कैंसिल हो गए, यहाँ से मिला R1 इज इक्वल टू 2⁻⅓ इंटू R। ये आपको मिल गई रेडियस। इस रेडियस से अपन सरफेस एरिया अगर कैलकुलेट करें तो सरफेस एरिया देखो कितना मिलेगा, या सरफेस एनर्जी सीधी लिख देते हैं, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T इंटू सरफेस एरिया 4πr1²। R1² करोगे तो इस पूरे का स्क्वायर होगा 2⁻²/3 इंटू R², ये बन जाएगा। अब अगर अपन ऑप्शन चेक करें तो यहाँ देखो किसी भी ऑप्शन में 4 नहीं है, मतलब इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में 4 नहीं आ रहा है, तो 4 को अपन 2 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हो जाएगा T इंटू, ये हो गया 2⁻2, इधर से है 2⁻2/3 5R²। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 2/3 8/3। तो आपका आंसर हो जाएगा 2⁻8/3 πr²T। सो ऑप्शन सी इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, दीपांशु कहाँ गड़बड़ करी? रेडियस। रेडियस में छोटी छोटी गलती। चलिए नेक्स्ट। बताओ भाई, वैक्स करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? वैक्स कर दिया मतलब उसको पॉलिश कर दिया, पॉलिश करने से क्या फर्क पड़ेगा? वो जो सरफेस टेंशन था वो कम हो जाएगा, एडहेशन सरफेस कम हो जाएगा। एडहेशन कम हो जाएगा, यस। तो एडहेशन कम होगा तो क्या होगा? हाइट डिक्रीज हो जाएगी। हाइट डिक्रीज हो जाएगी, ठीक बात है। और थीटा पे क्या फर्क पड़ेगा? रिमेम्बर थीटा कैसे देखते थे? अगर ये है और इस तरीके से अगर मान लो बनता था तो थीटा कैसे देखा जाता था? ये टेंजेंट और ये, दिस वाज द थीटा। ठीक है, अब अगर उल्टा बनता थीटा था, इंक्रीज हो जाएगा। थीटा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो यस आंसर शुड बी थीटा इंक्रीजेस एंड एच डिक्रीजेस। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो वैक्स करने से बेसिकली जो अंदर की रफ सरफेस है वो पॉलिश्ड हो जाएगी, पॉलिश होने से उसका एडहेशन कम हो जाएगा। आप जानते ही हो, आप जब कभी ऐसे मान लीजिए सरफेस पे ऑयल गिर गया, अब आप ऑयल पे अगर पानी डालोगे तो अलग से वो बूंदे बिल्कुल आपको फ्लो करती हुई दिखेंगे, लेकिन वही अगर रफ सरफेस होता तो वहां पे थोड़ी सी चिपकी हुई दिखती है आपको। वही बात यहाँ पे भी है, आसान सी बात है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आप ये क्वेश्चन कीजिए।
हाँ जी, किसी का आंसर आया? ये अपने क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। There is a circular tube in vertical plane, ठीक है भैया। Two liquids which do not mix and of densities d1 and d2, बता रखी है d1 and d2, are filled in the tube. Each liquid subtends 90 degree angle at center. Okay, तो ये एंगल भी 90 डिग्री है, this angle is also 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री एंगल्स हैं। Radius joining their interface makes an angle alpha with the vertical. Okay भैया, तो ये vertical हो गया, यहाँ से ये एंगल अल्फा डिग्री पे ये रेडियस बना रखी है। The ratio d1 is to d2 should be, कितना होना चाहिए? तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस? क्या करते थे बोलो? किसी एक कॉमन पॉइंट पे आके इनका प्रेशर इक्वल करते थे, रिमेंबर? तो प्रेशर इक्वल अगर करना है तो आप Yes. बिल्कुल कौन सा? आप वर्टिकली डाउनवर्ड एकदम इस पॉइंट पे आप अपना देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट ले लीजिए। इस पॉइंट पे प्रेशर अपन इसका चेक कर लेते हैं, वर्टिकली बिल्कुल नीचे की तरफ। अब इस पे चेक करना है प्रेशर अगर, तो अपन इसको थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं, दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ये यहाँ पे एक अल्फा डिग्री पे आ रखा है। और एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करोगे? हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक वर्टिकल ट्यूब रखी हुई है, ऐसी एक ट्यूब है ये, इसको कंप्लीट अगर कर लें तो ये एक ऐसी ट्यूब है, ठीक है? ऐसी एक ट्यूब यहाँ पे रखी हुई है, इसके अंदर दो लिक्विड्स भरे हुए हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते, ऐसे दो लिक्विड्स भरे हुए हैं। वर्टिकल है तो नीचे की तरफ एक गिर इस तरफ आ रहे होंगे, यहाँ पे इन दोनों का जो इंटरफेस है वो इस वर्टिकल से अल्फा डिग्री पे है। आपको बता रखा है वर्टिकल से अल्फा डिग्री पे इनका इंटरफेस है। आपको पूछा गया कि इन दोनों की डेंसिटी का रेशियो बताइए, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका होता है प्रेशर इक्वल करना किसी एक पॉइंट पे। तो मैं बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड जो पॉइंट है उस पर प्रेशर देखना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट पे प्रेशर देखना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मान लीजिए इस ट्यूब की जो रेडियस है वो r है, उसके करस्पॉन्डिंग ये जो लेंथ होगी, ये हाइट कितनी हो जाएगी हम जानते हैं, दिस कंप्लीट इज r। ये एंगल अगर अल्फा है, इस ट्राइंगल के हिसाब से दिस लेंथ इज r cos अल्फा, यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ। तो बची कितनी? r माइनस r cos अल्फा, क्योंकि ये कंप्लीट भी रेडियस ही है, तो ये r माइनस r cos अल्फा बच गया। इस तरफ अगर चलें तो टोटल एंगल 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर मैं ये वाली हाइट देखना चाहूं, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, अगर मुझे ये चाहिए, तो ये कैसे निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे ये हाइट? जल्दी बोलो। अगर ये एंगल अल्फा है तो दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा। देखो मैं इसी डायग्राम में थोड़ा सा बताता हूँ, दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा, ठीक है? ये अल्फा मिल गया तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट आप निकाल सकते हैं। कैसे आएगी? तो ये रेडियस है, ये एंगल अल्फा है, दिस इज रेडियस, तो ये हो जाएगा r साइन अल्फा। सो दिस लेंथ इज r साइन अल्फा। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको चाहिए, इस पोजीशन तक वाली, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? तो दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा, उसके करस्पॉन्डिंग आप ये लेंथ भी बता सकते हैं। सो दिस लेंथ शुड बी r, बोल। सर सीधा आर आर इन वो थीटा इंटू रेडियस इज इक्वल टू आर करके हम लोग वो नहीं कर सकते? नहीं, आर्क से नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो प्रेशर देखा जाता है वो वर्टिकल देखा जाता है ना। प्रेशर यहाँ किस वजह से? जो ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रही है उस वजह से प्रेशर है यहाँ पे। तो आर्क तो इस तरीके से बन के आ रही है, हमें स्ट्रेट डाउनवर्ड चाहिए। रो जी एच जब लगाता है तो प्रेशर, तो एच क्या होता है? वर्टिकल डाउनवर्ड, कितना उसका डेप्थ है वो अपने को चाहिए यहाँ पे। ओके सर। तो जब आपको ये वाली डेप्थ चाहिए तो ये वाली डेप्थ भी आप यहाँ से देख सकते हैं।
दिस डेप्थ, इसको मैं अलग कलर से बना लेता हूँ। वी नीड दिस डेप्थ यहाँ से यहाँ तक वाली। तो ये रेडियस r है, ये एंगल अल्फा है, सो दिस शुड बी r cos अल्फा। तो ये आपकी हो गई r cos अल्फा। तो बेसिकली आपके पास ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक वाली हाइट आ गई है, यहाँ से यहाँ तक, वो हो गई है r sin अल्फा प्लस r cos अल्फा। दिस इज द टोटल हाइट इस केस में। इस केस में अगर अपन टोटल हाइट देखें तो यहाँ से मुझे यहाँ तक चाहिए, ये निकालना बड़ा आसान है। कैसे हो जाएगा ये? तो ये एक ट्रायंगल आपके पास बन रहा है, ये r है, ये 90 माइनस अल्फा है, इसके करस्पॉन्डिंग ये बनेगा r sin अल्फा। तो दिस लेंथ इज r माइनस r sin अल्फा, ये आपकी लेंथ बन जाएगी। अब अपन प्रेशर इक्वल करते हैं दोनों का। तो प्रेशर इक्वल करेंगे तो उधर से डेंसिटी है d2 इंटू जी, रो जी एच कर रहा हूँ, तो d2 इंटू जी इंटू एच। एच में एक बार यहाँ से यहाँ तक आ रहा हूँ, ठीक है, इसके वाले तक आ रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक आया सेम डेंसिटी पे, ये लेंथ है आपके पास हाइट r sin अल्फा प्लस r cos अल्फा प्लस, अब मुझे आना है इस बेस पॉइंट तक, यहाँ तक। मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, ये लेंथ अभी अपन ने कैलकुलेट करी, ये रही r माइनस r cos अल्फा। सो दिस लेंथ इज r माइनस r cos अल्फा, और ये डेंसिटी आ रही है d1 के करस्पॉन्डिंग। तो मैं लिखूंगा d1 g r माइनस r cos अल्फा इज इक्वल टू, इसका प्रेशर अब लिखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक वाला। तो दिस डेंसिटी इज d1 और डेप्थ है इसके r माइनस r sin अल्फा, सो इज इक्वल टू d1 g r माइनस r sin अल्फा। ये आपके पास पूरा एक्सप्रेशन बनेगा। अब यहाँ से आपको निकालना है क्या निकालना है ऐसा आपको, d1 बाई d2। तो d1 बाई d2 आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये इसका पूरा तरीका रहेगा। मैं इसको अलग कर लेता हूँ, d2 g सारे कैंसिल हो गए, r सारे कैंसिल हो गए, यहाँ से बचा sin अल्फा प्लस cos अल्फा। इसको उस तरफ ले जाते हैं तो d1 यहाँ पे है, r माइनस r तो खत्म हो गया, तो बचा 1 माइनस साइन अल्फा, और इधर से ये जाएगा तो -1 प्लस कॉस अल्फा, ये आ गया। तो यहाँ से देखिए बनता है d2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू d1 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये बना। अब आप डिवाइड कर दीजिए, आपको चाहिए d1 बाई d2 आई गेस, हाँ d1 बाई d2 चाहिए। तो d1 बाई d2 कैन बी फाइंड एज ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं वो tan और उसमें आ रहे हैं, तो tan थीटा अपन इसमें यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। tan कैसे बनाएंगे, तो साइन को बाहर लेके दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी कॉस को बाहर लेके डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा tan थीटा या tan अल्फा प्लस 1, इधर हो जाएगा आपका 1 माइनस tan अल्फा। तो 1 प्लस tan अल्फा बाई 1 माइनस tan अल्फा, दिस शुड बी योर आंसर सी। ये आपकी हो गया डेंसिटी का रेशियो। तो क्वेश्चन में ज्योमेट्री ज्यादा है, फिजिक्स का काम लिमिटेड ही है। फिजिक्स का काम क्या था कि आप प्रेशर इक्वल कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इस पाथ से, और फिर यहाँ से यहाँ तक इस पाथ से, ये था फिजिक्स का काम। पाथ कैसे लिखते हैं, तो पहले आप सेम डेंसिटी तक वाली हाइट देखिए, ये हाइट आपने पहले कैलकुलेट करी, ये इतने मिली, फिर आप दूसरी वाली डेंसिटी पे आए तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपको चाहिए, ये आपने इस तरीके से निकाल ली। तो ये दो हाइट आपको मिल गई पूरी यहाँ से लेके बेस तक, टोटल हाइट हो गई। इसके लिए आप लिख लीजिए प्रेशर, ऐसे लिख लिया प्रेशर। फिर इस तरफ से देखा तो ये और यहाँ तक पहुंचना है, एक ही डेंसिटी वाली बात है, तो एक ही अपने को हाइट यहाँ से यहाँ तक पूरी चाहिए। ये अपन ने निकाली हाइट r माइनस r sin अल्फा, उसको पुट किया, तब जाके अपने पास फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया ये। सो यस, थोड़ा सा ज्योमेट्री वाला इसमें पार्ट ज्यादा है, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। आइसोलेटेड है, चार्ज स्फेरिकल सोप बबल है, चार्ज है, ठीक है। रेडियस r, प्रेशर इनसाइड इज एटमॉस्फेरिक, ओके। T is the surface tension of the soap solution. If the charge on drop is x by r, this, then find the value of x. अब सोचो कि एक सोप बबल है, उस सोप बबल के जो अंदर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है,
अगर सिर्फ सोप बबल होता, अनचार्ज होता, तो उसके अंदर तो प्रेशर ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 40/R के बराबर होता है। लेकिन क्योंकि उस पर चार्ज है, और चार्ज हमें जानते हैं कि जब चार्ज आप एक सोप बबल पे देंगे तो उसकी रेडियस इंक्रीज करने की कोशिश करता है। क्यों? चार्ज आपस में रिपेल करता है, उसकी रेडियस इंक्रीज करने की कोशिश करता है। मतलब वहां पे वो एक बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, उसकी सरफेस पे बाहर की तरफ एक प्रेशर लग रहा है। तो जो प्रेशर पहले अंदर लग रहा था सरफेस टेंशन की वजह से, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है बाहर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ने। तो बस बेसिकली आपको इन दोनों प्रेशर्स को इक्वल करना है, तभी तो आप अंदर कह सकते हैं कि अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। तो दोनों प्रेशर को इक्वल करो, आंसर बताओ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला अगर याद है तो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं है तो दिक्कत होगी। याद है फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का? नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वाज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, याद रखो इसको, ये फॉर्मूला था। बस आपको इन दोनों को इक्वल करना है, तो 4T/R इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर टोटल चार्ज Q है, बाय सरफेस एरिया करोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। तो आपको चार्ज ही निकालना है बेसिकली, तो आपको Q की टर्म में इसको रखना चाहिए। तो Q स्क्वायर बाय 4πR स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज सिग्मा स्क्वायर और 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया, ये क्या लिखिएगा? सिग्मा स्क्वायर और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट था ही। अब इसको बताओ आंसर फाइनल Q के हिसाब से। Q निकालो, उसको इससे कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा X का। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, हाँ ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको कंपेयर किया, देखो अंदर क्या क्या है, 2R T और एप्सिलॉन नॉट, ये तो अंदर है, तो इनको तो भूल जाओ, ठीक है। 2 हटा दो, एक R यहाँ बचेगा, उसको रहने दो, एक R बाहर है, वो सब हटा दो। बेसिकली आप तो न्यूमेरिकल देख लो, न्यूमेरिकल क्वांटिटी कितनी बाहर आ रही है रूट से। तो इसका 2 इसका बाहर आएगा, 4 इसका बाहर आएगा, 2 into 4 8, टोटल 8 बाहर आ जाएगा यहाँ से। ये 2 अंदर रूट में ही रहेगा, यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। सो बाहर आएगा 8, इससे 2 और इससे 4, क्योंकि यहाँ Q स्क्वायर है, रूट लेंगे तो 2 into 4 8, यहाँ पे आपको X मिल जाएगा। चलिए, तो फॉर्मूला याद रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट, अच्छा फिर से ज्वाइन करते हैं, लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।